जय हिंद एवरीवन। आप सबका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। लास्ट टाइम हमने स्टेट लेजिस्लेचर को यहाँ पर डिस्कस किया था। आज से हम स्टेट एग्जीक्यूटिव को स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगर मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करूं और इस साइड पे हम बात कर लें स्टेट एग्जीक्यूटिव की, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में जैसे हम करते हैं प्रेसिडेंट, ऑन द सेम लाइंस जैसे आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द गवर्नर। यहां पर हमारे पास आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, बट यहां पर देयर इज नो पोस्ट ऑफ वाइस गवर्नर। इसी तरीके से यहां पर हमारे पास आते हैं प्राइम मिनिस्टर, हम यहां पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में अबाउट द चीफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑन द सिमिलर वे हमारे पास चीफ मिनिस्टर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमारे पास यहां पर आते हैं अटॉर्नी जनरल, हमारे पास यहां पर आते हैं एडवोकेट जनरल। तो हम स्टेट लेजिस्लेचर को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टेट एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले गवर्नर को डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में पूरे में हम गवर्नर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद फर्दर हम टॉपिक्स यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल, ठीक है। यहाँ पे एडवोकेट जनरल हम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में डिस्कस करेंगे, बट हम चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक साथ यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम हाई कोर्ट को डिस्कस कर लेंगे, सो दैट उसके बाद आपके पास जुडिशरी वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो जाए। नाउ अब बात करते हैं गवर्नर। अगर मैं गवर्नर जी की बात करूं तो सिमिलर वे में जैसे हमने प्रेसिडेंट पढ़े थे, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो कि अगर हम बात कर लें दैट इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, टाइटुलर हेड या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। जैसे हम देखते हैं कि यहां पर सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट जो कि एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, टाइटुलर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर इसके लिए एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड डी ज्यूरे हेड, ठीक है, डी ज्यूरे हेड। बट हम देखते हैं कि असली में पावर डी फैक्टो, फैक्चुअल में असली में कौन? प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। रियल हेड कौन हो गया? दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। सिमिलर वे स्टेट में अगर हम बात कर लें तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, टाइटुलर हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ये सब कौन है? गवर्नर। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात कर लें कि रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यहां पर रियल में डी फैक्टो कौन है? दैट इज द चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर हर स्टेट में गवर्नर्स हैं, गवर्नर्स के थ्रू यहां पर रिपोर्ट्स प्रॉपर सेंटर के पास जाती है। जब आप इमरजेंसी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन, रिपोर्ट्स गिवन बाय द गवर्नर, उस रिपोर्ट्स के बेस पे आर्टिकल 356, आर्टिकल 365 जिसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी जब लगती है तो गवर्नर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं जो कि स्टेट में यहाँ पर होते हैं। एंड जब हम देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने इंडिया ने कैनेडियन मॉडल को यहाँ पे यूज किया है, फॉलो किया है, जिसमें गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा, गवर्नर के लिए कोई भी इलेक्शन नहीं होगा। So the governor of the state is the highest office of the state and under the constitutional framework of India. भाई highest constitutional office अगर हम बात कर लें स्टेट में, ठीक है, highest office स्टेट में that is the governor। अब नेक्स्ट स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? जैसे मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में बताया, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, उसके बाद चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल। जैसे कि वहां पर अटॉर्नी जनरल होता है, हमने देखा कि यहां पे स्टेट में क्या होता है? एडवोकेट जनरल। तो आज हम गवर्नर को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। नाउ आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167 जो पार्ट 6 है, पार्ट 6 किससे डील करता है? स्टेट से डील करता है। पार्ट 5 यूनियन से डील करता है। पार्ट 6 में 153 से 167 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव। दे आल्सो कंटेन सम की प्रोविजंस रिलेटेड विद द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेंशन अंडर दीज आर्टिकल्स डील विद द मैटर रिलेटेड विद द अपॉइंटमेंट। इन सभी आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें हैं? अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, पावर क्या होंगी, फंक्शंस क्या होंगे, एंड अदर एस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट।
भाई गवर्नर की कौन कौन सी पावर्स होंगी, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, यहाँ पे कुछ पावर्स उनको कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स में इनका यहाँ पर मेंशन किया गया है। नाउ एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर इट्स हैंड एंड सील। नंबर 1 तो आपके लिए इफेक्ट आ गया कि जो गवर्नर है स्टेट्स में, यहाँ पर उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आप देखते हैं कि कभी जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो एकदम से गवर्नर्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज एजेंट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार यहाँ पे उनको चेंज कर देती है। Thus the governor is neither directly elected, भाई ना तो वो इलेक्ट हो रहे हैं, नॉर इनडायरेक्टली बाय द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टोरल कॉलेज एज इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट। हमने प्रियम्बल में अपने वर्ड पढ़ा था रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट इनहेरिटेंस वाला सिस्टम नहीं है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होता है, तो हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति वो डायरेक्टली भी इलेक्ट हो सकते हैं, जैसे अभी आप नवंबर में यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शंस देखेंगे। वो इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे इंडिया में इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है जिसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है एंड उसके बाद एक कोटा आता है, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 2 + 1, ठीक है। अगर 100 थी भाई, जिसको 51 बनती है, 51% हुआ, वो जीत गया। बट इन केस ऑफ गवर्नर, जब राज्यपाल जी की बात आएगी तो राज्यपाल जी अपॉइंट किए जा रहे हैं, उनके लिए कोई भी इलेक्शंस नहीं होता है, ना तो डायरेक्ट इलेक्शंस है ना इनडायरेक्ट इलेक्शंस है। अब ये जो अपॉइंटमेंट वाली बात है, ये कौन सा मॉडल है? कैनेडियन मॉडल है। जब आपने सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा कि कौन सी कंट्री से क्या क्या हमने यहाँ पर बोरो किया हुआ है, तो उस टाइम पर हमने कैनेडियन मॉडल पढ़ा था, जहां से हमने ये अपॉइंटमेंट वाली चीज ली है। अब कुछ की फैक्ट्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल जी की जो अपॉइंटमेंट होती है बाय द प्रेसिडेंट, इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल। प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, ठीक है, कि कहां से हमने बोरो किया है, कैनेडियन मॉडल है। वेयर द गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस और स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर अपॉइंट कर रही है गवर्नर को। आई होप दिस इज क्लियर। Being appointed by the center, the governor act as a nominee of the central government। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक एजेंट बिठा दिया स्टेट में। भाई स्टेट से रिलेटेड जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, स्टेट किस तरीके से चल रहा है, ठीक है, वो सारी वो कम्युनिकेट करते हैं सेंटर को। इन्हीं गवर्नर की रिपोर्ट के बेस पे ही हम देखते हैं कि आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन 365 इंपोज भी किया जाता है। However, as observed by the Supreme Court in the हरगोविंद पंत केस 1979, इस केस में क्या कहा? द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप पढ़ते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो भाई उसको यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा। नंबर 2, द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, एंड इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ और सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सबऑर्डिनेट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ठीक है। जैसे कि हमने फर्स्ट अब एक क्लास में डिस्कस किया था कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट्स है, ये लोअर कोर्ट्स है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, हाई कोर्ट कितने हैं? 25। लोअर कोर्ट का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अब आप कल को ये नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से सबऑर्डिनेट है। भाई ये हायरार्की सिस्टम है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स एंड इसके नीचे ग्राम न्यायालय, लोक अदालत, जो कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आ गए। अब हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, भाई एक यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है विद रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट, सिमिलरली द सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट को आप सबऑर्डिनेट नहीं कह सकते यहां पर। सिमिलरली यहां पर ये कह रहे हैं कि जो गवर्नर है ऑफिस, ठीक है, वो सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ऑल्दो राज्यपाल एक एजेंट की तरह काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। नाउ यूजुअली अ गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर ईच इंडियन स्टेट। हमें पता है एट प्रेजेंट हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। उन 8 यूनियन टेरिटरी में से अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा है कि दिसंबर में जब विंटर सेशन आएगा तो मिस्टर अमित शाह जी, जो कि ऑनरेबल हमारे पास अभी एट प्रेजेंट होम मिनिस्टर हैं, वो यहां पर बिल को लेकर आ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड बनाया जाए। अब सबको पता है लगातार सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है, न्यूज में चल रहा है, रिसेंटली अभी इलेक्शंस होते हैं जम्मू कश्मीर में, उसके बाद उमर अब्दुल्ला जी पहले मुख्यमंत्री भी निकल कर आते हैं जम्मू कश्मीर के, एंड उसके बाद उन्होंने यहाँ पर
जम्मू कश्मीर में तो यहाँ पर उस रेजोल्यूशन को पास करवा लिया है, इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के साइन हो चुके हैं। अब सेंटर में देखते हैं कि विंटर सेशन में किस तरीके से इसको वो फर्दर लेके जाते हैं। तो हर एक 28 स्टेट्स में यहाँ पर गवर्नर है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हर एक स्टेट का गवर्नर तो होगा, बट जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1956 का, वो कहता है कि सेम पर्सन 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर जब वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का होगा तो उसको सैलरी किस बेस पे दी जाएगी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन ओनली 2 क्वालिफिकेशन। गवर्नर के लिए 2 क्वालिफिकेशन है खाली, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। इसके अलावा जो चीज है उसको हम कन्वेंशन कहते हैं। अगर आपने टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले पढ़ा होगा तो उसमें हमने देखा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अनरिटन पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको कन्वेंशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे 2 क्वालिफिकेशन क्या है कि भाई वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है। नंबर 2 35 ईयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये तो 2 जस्ट क्वालिफिकेशन है जो संविधान के अंतर्गत दे रखे हैं। इसके अलावा कन्वेंशन क्या है कि जब गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करें, फॉर एग्जाम्पल। एंड नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल अगर पंजाब में गवर्नर लगा रहे हैं तो यहाँ पे कन्वेंशन वो देखते हैं कि वो उसी स्टेट से बिलोंग ना करते हो, किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है। बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या होते हैं? अनरिटन पार्ट को कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो वो यहाँ पर कन्वेंशन हो गया। तो ये कह रहा है कि हर स्टेट का एक ही गवर्नर होगा ही होगा, बट सेम पर्सन 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का राज्यपाल हो सकता है। अब बात होती है कि ओथ कौन दिलवाएगा। द ओथ ऑफ द गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। जैसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, तो यहां पर जो भी गवर्नर लगेंगे उनको ओथ दिलवाएंगे चीफ जस्टिस। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट अवेलेबल, सेम जैसे राष्ट्रपति जी का होता है, ठीक है। नाउ बट एक प्रोविजन आपको यहां पे देखना है कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ होती है या कोई भी वैकेंसी क्रिएट होती है, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के तौर पे यहां पर काम करते हैं, जो कि एक बार हो भी चुका है। एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं अराउंड इन 1969 में। नाउ अगर बात आती है कि गवर्नर की उस पर वैकेंसी क्रिएट होती है, तो उस टाइम पर जो कंसर्न्ड स्टेट का चीफ जस्टिस है वो एक्ट कर सकता है एज अ गवर्नर। आई होप दिस इज क्लियर। बट जो ऊपर है प्रेसिडेंट वाले केस में, वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 मंथ के लिए ही प्रेसिडेंट रह सकता है। नाउ इन हिज ओथ द गवर्नर स्वेयर्स, ओथ कई बार ओथ पे भी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। यहां पर राज्यपाल जी की ये ओथ है। तो ओथ कौन दिलवा रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। Now, the Constitution lays down the following condition for the office. He should not be a member of either house of the parliament or the state legislature. भाई वो तो ना तो संसद पार्लियामेंट के किसी यहाँ पर मेंबर हो, ना वो स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ना यहाँ पर वो कोई विधायक आ रहे हो, उससे पहले उनको वहाँ पे रिजाइन करना पड़ेगा। If any person is appointed as a governor, he is deemed to have vacated his seats in that house which he enters upon his office. भाई मान लेते हैं कोई पहले से एमपी है, सांसद है या एमएलए है, विधायक है, उसको वो अब गवर्नर बनाने वाले हैं राज्यपाल, ठीक है। तो पहले उनको वो वाली पर्टिकुलर सीट को वैकेंट करना पड़ेगा एमपी और एमएलए की, उसके बाद ही वो गवर्नर के ऑफिस को यहां पर बियर कर सकते हैं। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसके अलावा कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। Now, while serving in the office, the governor of a state is entitled to, जब गवर्नर यहाँ पे कर रहे हैं, जब आपने आर्टिकल नंबर 14 हमने किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हमने कुछ एक्सेप्शंस करी थी, याद हो तो, कि आर्टिकल 361, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, इनको इम्यूनिटी मिलती है जितनी देर तक ये टर्म्स ऑफ ऑफिस में हैं। बट ऑल्दो हमने लास्ट ईयर, रेदर नॉट लास्ट ईयर, इसी साल देखा केरला वाला केस। केरला में गवर्नर ने, अभी हम पढ़ेंगे, जब बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया, ठीक है। आप सबको पता है जैसे ही बिल गवर्नर जी के पास जाता है, अगर गवर्नर जी साइन कर देते हैं राज्यपाल, तो वो एक्ट बन जाता है।
अब गवर्नर के पास यहाँ पे कौन कौन सी पावर्स हैं अभी हम डिस्कस भी करने वाले हैं कि नंबर 1 साइन कर दे, नंबर 2 विदहोल्ड कर दे, नंबर 3 रिकंसिडरेशन के लिए वापस दे दे, नंबर 4 जो यहाँ पर पावर दी गई है कि राष्ट्रपति के लिए यहाँ पर वो इस बिल को रिजर्व कर सकते हैं। ये इसी साल की न्यूज है। तो गवर्नर में यहाँ पे केरला में गवर्नर ने राष्ट्रपति जी के लिए ऑलमोस्ट 7 बिलों को यहाँ पे रिजर्व कर दिया एंड इन 7 बिलों में राष्ट्रपति जी ने 4 बिल को डेड कर दिया, विदहोल्ड कर दिया। उसके बाद केरला में चीफ मिनिस्टर ने आर्टिकल 32 हम कर चुके हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 यूज करके सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि आर्टिकल 21 कहता है कि जो भी वेलफेयर लेजिस्लेशन स्टेट ने बनाए हैं उससे लोगों को वंचित रखा जा रहा है। इन आर्टिकल 21 में लोगों का यहां पर अधिकार है, राइट है कि उनको वेलफेयर लेजिस्लेशन मिले। तो कहीं ना कहीं हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 361 की इम्यूनिटी की बात कर लूं तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर एक केस में कह चुकी है कि यहां पर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मालाफाइड उन ऑर्डर्स को जो इम्यूनिटी मिली हुई है कोर्ट उसको उसकी वैलिडिटी को चेक कर सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो कोर्ट के पास यहां पे पावर है कि उसकी वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ मालाफाइड। तो नाउ जब गवर्नर राज्यपाल जी अपने टर्म में रह रहे हैं तो वो ऑफिशियल रेजिडेंस जो है उनका राजभवन, ठीक है, जैसे आप चंडीगढ़ में देखते हैं लेक के पास है, उनको यूज करते हैं, कोई भी रेंट नहीं देंगे। रिसीव एनी इमॉलमेंट अलाउंसेस प्रिविलेजेस एज डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट डिटरमिन कर रही है वो उस तरीके से उनके इमॉलमेंट्स ये सारी चीजें आ रही हैं। नाउ द इमॉलमेंट्स कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म। भाई जब आप बजट पढ़ते हैं तो कुछ चीजें होती है ना, आपने पढ़ा होगा जिनके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, सीएजी, ये ना हो कि कल को सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ पे सरकार के अगेंस्ट जजमेंट दें और वो परसों कहें कि इनकी तनख्वाह को कम करना है। भाई ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती, नॉन वोटेबल पार्ट। सिमिलरली इनको डिमिनिश नहीं किया जा सकता उनकी टर्म में जब वो ऑफिस में है। When the same person appointed as a 2 or more states, then the salary given to him as determined by the president। ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जनरली तनख्वाह कैसे डिटरमिन हो रही है यहाँ पे गवर्नर जी की, एज डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट। जिस तरीके से पार्लियामेंट डिटरमिन कर रही है उनको तनख्वाह मिल रही है। बट हमने अभी पढ़ा कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 कहता है कि सेम पर्सन, एक पर्सन 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का राज्यपाल हो सकता है। मान लेते हैं अभी वो पंजाब के भी राज्यपाल हैं, त्रिपुरा के भी हैं और उसके अलावा बिहार के भी हैं। तो अब पंजाब के तो ठीक है, सबसे पहले उनकी तनख्वाह हो गई पार्लियामेंट। तो अब बिहार और जो दूसरा स्टेट है त्रिपुरा फॉर एग्जांपल, उसमें तनख्वाह किस तरीके से दी जाएगी, एज डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। द करंट सैलरी ऑलमोस्ट 3.50, ये जरूरी नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा तनख्वाह इंडिया में राष्ट्रपति जी की है 5 लाख। ओके, नाउ ही एंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटीज फ्रॉम द लीगल लायबिलिटीज फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट। मैंने आपको बताया अभी 361 क्लॉज 1 का, ठीक है, यहाँ पे उस केस का नाम ऑलमोस्ट रामेश्वरम केस था, ठीक है, जिसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इम्यूनिटी तो है बट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मालाफाइड वो वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, केरला के गवर्नर और केरला के वहां पे चीफ मिनिस्टर में लगातार टसल चली, उसके बाद गवर्नर जी ने बिल को रिजर्व कर दिया फॉर द प्रेसिडेंट। क्या कंडीशंस होती हैं डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग हिज टर्म ही इज इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। जब गवर्नर जी 5 साल तक राज्यपाल टर्म में है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग से वो इम्यून है, इवन अपने पर्सनल एक्ट के लिए। ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट स्टार्ट हो सकती है अपने पर्सनल एक्ट के अंदर, गिविंग 2 मंथ नोटिस, 2 मंथ का नोटिस देकर उनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। ठीक है, वाइल सर्विंग इन द ऑफिस ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड। जब राज्यपाल जी अपनी टर्म में होंगे, ऑफिस बियर कर रहे हैं, उस टाइम पर वो अरेस्ट नहीं हो सकते, उस टाइम पर वो इम्प्रिजन्ड भी नहीं हो सकते। नाउ गवर्नर जी की टर्म कितनी होती है, 5 साल की टर्म होती है जिस दिन से वो ऑफिस आ रहे हैं, बट ये टर्म इज सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब बात यह है कि प्लेजर का मतलब क्या होता है। पूरी पॉलिटी में अगर आप प्लेजर पढ़ेंगे, प्लेजर का मतलब है सेटिस्फेक्शन, राष्ट्रपति जी की सेटिस्फेक्शन। इन शॉर्ट राष्ट्रपति मतलब कि सरकार की सेटिस्फेक्शन, जब सरकार चाहे तो यहां पर निकाल देती है। हम देख भी चुके हैं कि कई बार 89 में बहुत सारे गवर्नर्स एक साथ यहाँ पे बदले गए। ठीक है, कल को कोई और गवर्नमेंट आती है तो वो यहाँ पे राज्यपाल को चेंज कर देते हैं, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी आ रही है।
नाउ ही कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड द टर्म, 5 साल के बाद भी वो टर्म को एज्यूम कर सकते हैं। ही इज एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट सेम स्टेट एंड एनी स्टेट। इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आप पे आते हैं। मान लेते हैं कि कोई पहले से पंजाब का राज्यपाल है तो वो दोबारा से पंजाब के राज्यपाल बन सकते हैं कितनी भी बार, जितनी बार यहां पर सरकार उनको अपॉइंट करती है। या फिर कल को पंजाब का हटा के अब वो गुजरात का राज्यपाल हो तो गुजरात के राज्यपाल बन सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। इसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत बार यहां पे बोल चुकी है कि इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी निकाल देंगे। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड्स, भाई कोई ग्राउंड्स तो हो, जैसे राष्ट्रपति जी को हटाने के लिए एक ग्राउंड है आर्टिकल 61 जिसमें इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करी गई है। राष्ट्रपति जी इंपीच एक ही ग्राउंड्स पे होते हैं, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो टर्म है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसी को डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। सिमिलरली यहां पर गवर्नर जी के लिए कोई भी ग्राउंड्स नहीं है कि किस ग्राउंड पे राष्ट्रपति जी गवर्नर को हटाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। In Surya Narayan famous case 1981, Supreme Court held that the pleasure of the president is not justiciable. ठीक है। इस केस में बोला गया कि जो प्लेजर है, सेटिस्फैक्शन है राष्ट्रपति जी की, कि जब तक राष्ट्रपति जी की सेटिस्फैक्शन है तब तक गवर्नर रहेंगे, वो जस्टिसेबल नहीं है। इस फेमस केस में कहा गया thus the governor may be removed by the president at any time, therefore the governor has no security of tenure and no term of office. क्वाइट ऑब्वियस है, 5 साल से पहले ही सरकार कोई चेंज हुई सेंटर में हटा दे। ठीक है। तो इसलिए लिखा है कि कोई भी फिक्स्ड इसमें टर्म्स नहीं आ रही हैं। द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ गवर्नर टू एनी अदर स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज टर्म। हो सकता है कि बीच में ही उनको ट्रांसफर करके किसी और स्टेट में भेज दिया जाए। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब आती है पावर्स कौन कौन सी हैं। एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति जी के नाम पर सारे के सारे यूनियन लेवल पे काम राष्ट्रपति जी के नाम पर हो रहे हैं, स्टेट में गवर्नर जी के नाम पर हो रहा है। लेजिस्लेटिव पावर, भाई हाउस को समन करना है, आप सब पढ़ चुके होंगे पार्लियामेंट में, हाउस को समन करना है। ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कि 3 सेशन होते हैं, BMW, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड द विंटर सेशन। ठीक है। पहले एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था, अब नहीं किया जाता। लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमने लिखा था कि नॉमिनेशन होती है, गवर्नर साहब नॉमिनेशन कर रहे हैं जिनके पास आर्ट, लिटरेचर, साइंस, ठीक है, सोशल सर्विस और कोऑपरेटिव मूवमेंट में जिन्होंने यहाँ पे स्पेशल कुछ कंट्रीब्यूशन दी है। फिनेंशियल पावर हो गया, ठीक है, जैसे सेंट्रल लेवल पे बजट है राष्ट्रपति जी की रिकमेंडेशन के बाद ही आता है, ऐसे ही स्टेट में गवर्नर जी की रिकमेंडेशन के बाद आएगा। ठीक है। कोई भी मनी बिल अगर बोले हम, ठीक है, मनी बिल में इंट्रोडक्शन जो होगा वो पहले गवर्नर जी से पूछा जाएगा, जैसे वहां पे राष्ट्रपति जी से पूछा जाता था। जुडिशियल पावर आपके पास आ गई, पार्डनिंग पावर जैसे हमने राष्ट्रपति जी की थी। ठीक है। वीटो पावर जिसपे अभी ये कलेश चल रहा था, जो मैंने आपको केरला वाला कॉन्सेप्ट बताया, अभी हम देखेंगे। ऑर्डिनेंस, जिस तरीके से राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस लेकर आते थे जब दोनों हाउस या एक हाउस सेशन में नहीं है, सिमिलरली गवर्नर ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं। पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। ठीक है। नाउ the constitution position of governor can be gauged in the 2 provisions. Article 154, important article, ये क्या कह रहा है हम इसे पढ़ते हैं। The executive power of the state shall be vested in the governor. मैंने बताया आपको, जैसे सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति जी के पास, यहाँ पे गवर्नर, and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution. भाई या तो वो खुद या फिर सबऑर्डिनेट के थ्रू यहां पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आर्टिकल 163 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, भाई चीफ मिनिस्टर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, गवर्नर को एड और एडवाइस देने के लिए, जैसे सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति जी को एडवाइस देने के लिए है, एक्सेप्ट इन सो फार ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन इन हिज डिस्क्रिशन। ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जिसपे वो डिस्क्रिशनल पावर उनके पास है। ठीक है। एक्सेप्ट लिखा है, उसके अलावा यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एड और एडवाइस यहां पे कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपने राष्ट्रपति टॉपिक आराम से पढ़ लिया है तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट, बिल्कुल इजी टॉपिक होगा। एग्जीक्यूटिव पावर्स, जैसे मैंने बताया, सेंट्रल लेवल पे सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, काम राष्ट्रपति जी के नाम पर हो रहे हैं, स्टेट में गवर्नर जी के नाम पर होंगे। द गवर्नर होल्ड सिग्निफिकेंट एग्जीक्यूटिव पावर्स
चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है, मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट है, जैसे सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति करते हैं, यहां पर गवर्नर कर रहे हैं। अब गवर्नर जी को चीफ मिनिस्टर जी नाम भेज रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये मिनिस्टर्स लगेंगे। अब जैसे अभी हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, अब गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को भी अपॉइंट कर देंगे। नाउ सरकार, अब इलेक्शंस हुए, रिजल्ट आया, भाई जिसके पास फुल मैंडेट मेजोरिटी आ गई उसको वो अपॉइंट कर देंगे। बात ये आती है कि वो डिस्क्रिशन में कब काम कर सकते हैं, जब किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलेगी। अब जब किसी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी, अब वो किसी को भी बुला सकते हैं मेजोरिटी शो करने के लिए। कई बार क्योंकि इसमें डेविएशन हुई है, बिकॉज बाय रूल क्या कहता है कि जो लार्जेस्ट पार्टी होगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उसको बुला लिया जाए एंड उसको कहा जाए एक मंथ के अंदर, एक महीने के अंदर अपनी मेजोरिटी को शो कर दो। बट कई बार हम देखते हैं कि इसमें डिस्क्रिशनरी पावर, यहाँ पे गवर्नर डिस्क्रिशन से किसी और को भी बुला सकते हैं या बुला लेते हैं एंड मेजोरिटी शो करने के लिए बोल देते हैं। नाउ ओवरसीइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट, पूरी चीफ मिनिस्टर से लगातार वो यहाँ पर कम्युनिकेशन करेंगे, इंफॉर्मेशन होगी उनके पास। ग्रांटिंग पार्डन एंड रिप्राइव्स एज पर द आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये पार्डनिंग पावर्स, ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स, गवर्नर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 200 एंड 201, गवर्नर कैन। ये टॉपिक अभी न्यूज में चल रहा था जनवरी और फरवरी में, अगर आप न्यूज़पेपर को कैच कर रहे थे, केरला वाले केस में, जब गवर्नर जी ने ऑलमोस्ट 7 बिलों को यहां पर रिजर्व कर लिया, ठीक है। नाउ जैसे राष्ट्रपति वाले केस में होता है कि भाई बिल गया तो राष्ट्रपति जी के पास, आपके पास कौन कौन सी वीटो पावर है, या तो वो साइन कर दें। एक बिल एक्ट कब बनता है, जब राष्ट्रपति जी के साइन हो जाते हैं। नंबर 2, वो विदहोल्ड कर दें, बिल डेड हो जाएगा। नंबर 3, वो पार्लियामेंट के पास दोबारा से बिल भेज दें कि आप इसको रिकंसीडर कर लो। बट अगर पार्लियामेंट ने वापस भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन द बिल। चौथी वीटो पावर क्या आती है, पॉकेट वीटो, कि राष्ट्रपति अपनी पॉकेट में ही वीटो, यहाँ पे इसको बिल को रख ले एंड कोई एक्शन ही ना ले, जो कि एक ही बार यूज हुई है बाय देन प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह, इंडियन पोस्टल बिल 1986। उसके बाद कभी भी पॉकेट वीटो यूज नहीं हुई है, ठीक है। अब सेम गवर्नर के पास कौन सी पावर है, राज्यपाल जी के पास, नंबर 1, या तो वो साइन कर दे, ठीक है, बिल एक्ट बन जाएगा। नंबर 2, विदहोल्ड कर दें, बिल डेड हो जाएगा। विदहोल्ड का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल स्टेट में जो बजट है, मनी बिल है, वो गवर्नर जी की पहले प्रायर रिकमेंडेशन के बाद आता है। मान लेते हैं कि गवर्नर जी से पूछा ही नहीं, तो बिल यहां पर वो उसको डेड कर सकते हैं, विदहोल्ड। इसीलिए जब भी मनी बिल गवर्नर जी के पास आता है, या तो वो साइन करते हैं या फिर वो विदहोल्ड कर देते हैं, उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते, बिकॉज वो उनसे पहले पूछ के ही लाया गया है। नंबर 3, रिटर्न नॉन मनी बिल। नॉन मनी बिल कह रहे हैं, मनी बिल नहीं, फॉर द रिकंसिडरेशन। जैसे राष्ट्रपति जी भेजते हैं, ऐसी स्टेट लेजिस्लेचर के पास राज्यपाल जी भेज दें, एंड जब वो राज्यपाल जी भेज देंगे यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के पास, विधानसभा के पास, अगर विधानसभा ने वापस राज्यपाल को बिल भेज दिया, तो सेकंड टाइम पर राज्यपाल जी को उसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस वन, जो केरला में यूज करी गई, कि राष्ट्रपति के लिए कुछ बिल को रिजर्व कर सकते हैं गवर्नर, राज्यपाल, और एक ऐसी कंडीशन है जहां पर राज्यपाल के लिए, गवर्नर के लिए ऑब्लिगेटरी है कि वो रिजर्व करना ही करना पड़ेगा। वो कौन सी है, डिस्कस करते हैं। जुडिशियल पावर, ठीक है, सेम है, जुडिशियल पावर्स हैं, जिसमें पार्डन मतलब बिल्कुल माफ करना, कम्यूट, भाई उसकी यहाँ पे सजा को कम कर देना, ठीक है, कम्यूट चेंज कर दिया आपने कैरेक्टर, आपको डेथ पेनल्टी थी, ठीक है, लाइफ इंप्रिजनमेंट में कर दिया, ठीक है, रिमिशन, ये सब आपने पढ़ा है। बट आपको 2 चीजें याद रखनी है, ठीक है, ये आप राष्ट्रपति टॉपिक में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 2 चीजें क्या याद रखनी है, विद रिस्पेक्ट टू द कोर्ट मार्शल एंड ऑल, राष्ट्र यहाँ पे गवर्नर के पास कोई भी पार्डनिंग पावर नहीं है। नंबर 2, डेथ पेनल्टी, अगर स्टेट ने भी डेथ पेनल्टी, स्टेट के थ्रू डेथ पेनल्टी आई है, तो भी उसको पार्डन राष्ट्रपति कर सकते हैं, गवर्नर उसको पार्डन नहीं कर सकते। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। स्टेट्स में, हाई कोर्ट्स में जो अपॉइंटमेंट है वो, ठीक है, ऑल्दो भी हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे, उसमें आएगा कोलिजियम सिस्टम, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे कोलिजियम सिस्टम था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 4 सीनियर मोस्ट जज आते हैं, एंड हाई कोर्ट की कोलिजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 2 सीनियर मोस्ट जज आते हैं सुप्रीम कोर्ट के। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टॉपिक अभी न्यूज में भी चल रहा है, बिकॉज अभी 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 10 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना जी नेक्स्ट CJI बनने जा रहे हैं। नाउ अब क्या है देखो, नंबर 1,
गवर्नर कैन अप्रूव द बिल अलाउइंग इट टू बिकम अ लॉ। भाई एक बिल एक्ट कब बन जाएगा? जब राज्यपाल ने साइन कर दिए, असेंट। नंबर 2, विदहोल्ड, गवर्नर जी ने रिजेक्ट कर दिया बिल। रिजेक्ट कब होगा? मनी बिल उनसे इंट्रोडक्शन से पहले पूछा ही नहीं। नंबर 3, रिटर्न द बिल, भाई उन्होंने विधानसभा को बिल वापस भेज दिया। भाई मैं चाहता हूं, इसमें एक बिल था एक्स, भाई मैं चाहता हूं उसको एक्स डैश कर दो। विधानसभा ने क्या करा? नहीं, दोबारा से एक्स ही भेज दिया। तो सेकंड टाइम पे यहां पर वो साइन करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो यहां पर अगर उनको लगता है तो वो प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व रख सकते हैं। एक कंडीशन ऐसी है जहां पर ऑब्लिगेटरी होता है गवर्नर के लिए कि उनको बिल यहां पे प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना है। वो कौन सी है? अगर कोई बिल हाई कोर्ट की पोजीशन को इंडेंजर कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल लेकर आए एंड हाई कोर्ट की पोजीशन इंडेंजर, उससे डेंजर में आ रही है, तो गवर्नर साहब उसको राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करेंगे ही करेंगे, ऑब्लिगेटरी है। हमने पढ़ा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, रेगुलेशन कौन कर रहा था? पार्लियामेंट। अगर स्टेट की बात कर लें, हाई कोर्ट्स की बात कर लें, तो किसके पास पावर है? राष्ट्रपति। इन द केस ऑफ द मनी बिल द गवर्नर पावर आर समहाउ लिमिटेड। मनी बिल में क्या है? द गवर्नर कैन ओनली गिव असेंट और रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। ठीक है भाई, मनी बिल में वो राष्ट्रपति जी की उसके लिए भी रिजर्व रख सकते हैं। दिस मीन्स द गवर्नर कैन नॉट रिटर्न अ बिल। मनी बिल जब भी आया बजट वाला, वो वापस विधानसभा को नहीं भेजेंगे, बिकॉज उनसे पूछ के ही बिल इंट्रोड्यूस होता है वो। फॉर द रिकंसिडरेशन विच एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द असेंबलीज रोल इन द फाइनेंशियल मैटर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, सिमिलर वे पे जैसे राष्ट्रपति में था। द गवर्नर मस्ट रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट पर्टिकुलरली इफ इट अफेक्ट द स्टेट हाई कोर्ट। मैंने आपको बताया कि अगर वो स्टेट के हाई कोर्ट को इंडेंजर कर रहा है, तब गवर्नर जी के लिए ऑब्लिगेटरी है कि उनको राष्ट्रपति के लिए बिल रिजर्व करना पड़ेगा। नाउ अगर हम कंपैरिजन कर लें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इनविसाज पॉसिबिलिटी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। राष्ट्रपति अपने डिस्क्रिशन में एक्ट नहीं करते हैं, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनविसाज द पॉसिबिलिटी ऑफ द गवर्नर। गवर्नर साहब अपने डिस्क्रिशन में काम कर सकते हैं। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इट मेड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति जी को एडवाइस देते हैं, एड और एडवाइस, वो राष्ट्रपति जी के ऊपर बाइंडिंग है। बट बात आती है गवर्नर की, कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं बना रखा कि जो एडवाइस है वो बाइंडिंग होगी गवर्नर जी के ऊपर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। इंदिरा गांधी मैम ने सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स, सबसे ज्यादा चेंजेस इस अमेंडमेंट के थ्रू करवाए। इमरजेंसी हटते ही, इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी 75 में 25 जून को इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, जो कि अभी तक 3 ही बार लगी है। एंड उस टाइम पर हम देखते हैं कि 42nd अमेंडमेंट पास होता है एंड जिसके बाद बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इसलिए 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सो उसमें लिखा है कि जो एड और एडवाइस है बाइंडिंग होगी राष्ट्रपति के ऊपर, बट गवर्नर साहब के लिए, राज्यपाल साहब के लिए ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया गया। नाउ अब हमने पढ़ा कि डिस्क्रिशन, कुछ डिस्क्रिशन तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट जो इस टॉपिक का पॉइंट है। अनलाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर हैज बीन प्रोवाइडेड विद सम कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। भाई राष्ट्रपति जी के पास तो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, बट गवर्नर साहब को, राज्यपाल साहब को कुछ कुछ डिस्क्रिशन दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर द मैटर फॉल्स विद इन द गवर्नर डिस्क्रिशन और नॉट, द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इज फाइनल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी ऐसा मुद्दा उठ गया कि भाई जो मैटर है वो गवर्नर की डिस्क्रिशन मतलब खुद से एक्ट करने की पावर में पड़ता है कि नहीं, तो गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा। नंबर 2, द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय द गवर्नर कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड्स दैट ही ought not to have acted in his discretion। भाई कोई भी वैलिडिटी, कुछ भी एक्शन लिया गया गवर्नर के थ्रू, वो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं होगा कि उन्होंने यहां पर अपने डिस्क्रिशन में काम किया कि नहीं किया। दैट इज द सेकंड वन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 3, द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर कैन बी सीन इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, तो देखो अब भाई वो राष्ट्रपति के लिए बिल को रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल के पास कोई पॉकेट वीटो वाली पावर तो नहीं है,
बट उनके पास एक पावर है कि वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं जैसे केरला में यहाँ पर जो गवर्नर साहब थे उनके चीफ मिनिस्टर के साथ टसल्स रह रही थी, रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे थे, तो वो बार बार क्या कर रहे थे, कभी बिल को रिजर्व कर रहे थे। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है कि जो आर्टिकल 200 है कि जब गवर्नर साहब के पास, राज्यपाल जी के पास बिल आता है तो लिखा है कि आपको एज सून एज पॉसिबल उस बिल पे साइन करने हैं, बट कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि कितनी देर के अंतर्गत यहां पर साइन करने हैं। नंबर 2, द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। भाई किसी स्टेट में फॉर एग्जांपल पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट कौन भेज रहा है, राज्यपाल भेजेंगे। तो ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, वो यहाँ पे राष्ट्रपति जी को कह सकते हैं कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं कर रहा है तो यहां पर आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। नंबर 3, to administer his function as the administrator of an adjoining UT in case of additional charge. For example, जो पंजाब के गवर्नर है साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर हैं चंडीगढ़ में, ठीक है, तो यहां पर एडिशनल चार्ज उनके पास आ गया। नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपने 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल पढ़ा होगा तो 6th शेड्यूल में स्पेशल नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स आए थे। तो डिटरमिन द अमाउंट पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम टू एन ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एज अ रॉयल्टी फ्रॉम द लाइसेंस फ्रॉम मिनरल एक्सप्लोरेशन। मिनरल एक्सप्लोरेशन के बाद यहाँ पे 4 स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कितना अमाउंट पेबल होगा वो डिटरमिन कौन कर रहा है, गवर्नर। ये उनकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, जो कि राष्ट्रपति जी के पास नहीं है। नाउ कुछ चीजें आती हैं उनकी सिचुएशनल डिस्क्रिशन, वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान में है। Along with the above constitutional discretion, governor enjoys some situational. For example, मान लेते हैं अभी हरियाणा में, ठीक है, किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आती, तो ये तो है नहीं कि गवर्नर साहब किसी को भी मुख्यमंत्री बना देंगे। टू अपॉइंट अ चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी और व्हेन अ चीफ मिनिस्टर डाइज सडनली देन देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर। इस टाइम पर उनके पास अब डिस्क्रिशनरी पावर आ गई। अब कई बार डेविएशन यहां पर हमें देखने को मिला है कि वो लार्जेस्ट के अलावा किसी और को मेजोरिटी शो करने के लिए उन्होंने बुलाया है। टू डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव कॉन्फिडेंस। भाई कल को सरकार अगर डूब जाती है, दैट्स कॉल्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन, उस टाइम पर वो डिसमिस कर सकते हैं। टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट मेजोरिटी। भाई कल को आपकी मेजोरिटी खत्म हो गई, भाई अंदर 90, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में टोटल 90 एमएलए है, ठीक है, तो आपको 45 प्लस चाहिए सरकार बनाने के लिए। कल को 45 से कम हो गए 40, तो उस टाइम पर डिसॉल्व, भंग करना है, दैट्स कॉल्ड अ सिचुएशनल डिस्क्रिशन, ठीक है। तो ये थे हमारे गवर्नर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और प्लस जो करंट अफेयर मैंने आपको बताया, जो केरला वाला अभी केस चल रहा है जिसमें गवर्नर साहब ने 7 बिलों को राष्ट्रपति जी के लिए यहां पर रिजर्व करा, बट उसमें आर्टिकल 361 क्लॉज 1 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑन द ग्राउंड्स ऑन द ऑफ मालाफाइड, यहां पर सुप्रीम कोर्ट वैलिडिटी को चेक कर सकता है, बिकॉज केरला गवर्नमेंट ने यहां पे चीफ उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 का यूज करके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, कि आर्टिकल 21 कहता है कि लोगों का राइट है वेलफेयर लेजिस्लेशन को एंजॉय करने का, एंड गवर्नर साहब ये करके और राष्ट्रपति जी उनके बिल को जब एसेंट नहीं दे रहे थे, डेड कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि यहां पर लोगों को वंचित रखा जा रहा है और उनका आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, प्लस आर्टिकल 14 इक्वालिटी, ये भी उनका वायलेट हो रहा है। तो आर्टिकल 361 क्लॉज 1 जिसमें इम्यूनिटी की बात करी गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कह चुका है ऑन द ग्राउंड ऑफ मालाफाइड वैलिडिटी को चेक किया जा सकता है। तो ये था हमारा गवर्नर का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अगर मुझे लगा तो इसी के साथ में हाई कोर्ट, ये तीनों चीजें हम एक साथ खत्म कर देंगे, तो हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशरी, तीनों चीजें हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगी। सो विद दीस वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।